हम आज बात करेंगे स्वास्थ्य पर, स्वाद पर और उसके बाजार पर और उस सारी बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे हम लोगों ने, मनुष्य ने जब आग जलाई और आग जलाने के बाद जब उसने स्वाद चखा, तो स्वाद चखने के बाद उसको लगा कि धीरे धीरे प्रकृति से उसने वो सारी चीज़ें ली जो उसको मिल सकती थी। जब उसको नमक का स्वाद लगा तो उसको पता चला और बाद में लोगों ने नमक की कीमत भी चुकाना समझा। तो शरीर में यदि शक्कर कम हो, नमक कम हो या ज़्यादा हो तो आपका पूरा स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाता है। आप कहीं पर भी जाते हैं और कुछ खाने के लिए लेते हैं, अगर वो आपको स्वादिष्ट नहीं लगता है तो आप वहाँ से उठ के चले जाते हैं, या मजबूरी में कई लोग पेट भरने के लिए भी खाना खाते हैं या चीज़ें ग्रहण करते हैं। पर जिनके पास बहुत सारी जगहें हों, ऑप्शन, और आज हम जिस समय में हैं उस समय में पूरा बाजार हमारे घर में है। आज जोमेटो से लेकर, स्विगी से लेकर जाने कितनी ऐसी एजेंसियां हैं जो हम रात में भी, हमको यदि कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमको जो चीज़ पसंद है हम वो चीज़ मंगाते हैं, बशर्ते कि हमारी जेब में पैसा हो। तो चलिए हम आज इस पे बातचीत करेंगे। इसके पहले मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले स्वाद को लेकर एक कविता लिखी थी और मुझे लगा कि ये अवसर पता नहीं कभी आज आया है कि मैं इस कविता को आपके साथ साझा करूं। तो मेरी कविता का शीर्षक है स्वाद यानी कि जायका। जिनकी अपनी गंध होती है वे स्वाद को घटाते बढ़ाते हैं। जिनकी अपनी गंध होती है वो स्वाद को घटाते बढ़ाते हैं, खाने को जायकेदार बनाते हैं। कल ही चटनी से धनिया की कमी खली, कल ही चटनी में धनिया की कमी खली, हरी मिर्च कुछ ज़्यादा थी, टमाटर देशज नहीं। जिनका स्वाद जीभ पर है, मिर्ची के अचार में लहसुन कम महका। नमक की बात कुछ और है, सब कुछ गला देता है, शरीर हो या सब्जी। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होने पे सारे स्वाद को गड़बड़ा देता है। शक्कर गुड़ भी जरूरी है पर नमक इतना तो नहीं। नमक दरोगा है स्वाद का। मैं अपने लोगों के बीच नमक होना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच नमक होना चाहता हूँ। सब्जी भाजी के जरिए लोहा शरीर में गया और लहू में मिलकर सिराओं में फैल गया। मेरे भीतर की आग मेरे लोहे को पिघलाती है, गलाती है। संवेदनाओं की आँच पाकर मैं अपने भीतर की गंध को समेटे जाना चाहता हूँ यहाँ से, ताकि जब मैं ना रहूँ तो मेरी कमी उसी तरह से खले जैसे सब्जी में नमक, टमाटर, धनिया, मिर्च की कमी खलती है। मैं माँ के हाथ के खाने का जायका बनना चाहता हूँ जिसका स्वाद जीभ पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, स्वाद की अपनी एक पहचान होती है। तो चलिए हम स्वाद की बात करने के लिए यहाँ हैं, स्वास्थ्य की बात करने के लिए यहाँ हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, नामचीन लोग हैं। तो हम सिलसिलेवार जो है उनसे बातचीत करेंगे। और ये बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूं तो अपने मेरे कुछ गेस्ट हैं जिनको मैं बारी बारी से चाहूँगा कि मेरे सहयोगी उनके पास जाएंगे और वो अपनी बात करेंगे। इस प्रोग्राम में कोई डिबेट नहीं है, आप सहमत असहमत हो सकते हैं, आप अपनी बात करिएगा। आपको लगता है कि आपकी बात अधूरी है तो आप फिर से इस बात को कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। तो चलिए इस बात का सिलसिला हम डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी जो डाइटिशियन हैं उनके साथ शुरू करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप डाइटिशियन हैं या लोगों को आप संतुलित आहार के लिए, बहुत सारे लोग आप पास आते हैं, तो किस तरह से लोगों का स्वाद बदल रहा है, किस तरह अपने हेल्थ के प्रति सजग हुए हैं और किस तरह की सलाह आप बदलती जीवन पद्धति में जो कि बहुत यांत्रिक हो गई है, जिसमें हम मशीनों पे बहुत आधारित हो गए, अब हम शारीरिक श्रम कम करते हैं, तो आप किस तरह की सलाह लेने लोग आते हैं? जी नमस्कार। जैसा कि आपने अभी सही बोला कि स्वाद का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस दिन पे दिन बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो लोग डाइट लेने भी बहुत आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि डाइट आखिर है क्या। डाइट वही भोजन है, खाना है, पोषण है, जिसको आजकल हम डाइट के नाम पे बोलते हैं। इसको एक अलग हवा बना दिया है। पहले तो इस शब्द की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आजकल इस शब्द की ज़रूरत इसीलिए इतनी पड़ रही है क्योंकि पैकेज फूड, फ्रोज़न फूड, बाहर का फूड बहुत आसानी से हमारे चारों तरफ अवेलेबल हो गया है। लोगों को स्वादिष्ट खाना खाना है,
बट घर पे कौन बनाए। हेल्दी खाना लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो डाइट फूड के नाम पे उसको हवा बना देते हैं और उनको लगता है कि हेल्दी फूड, डाइट फूड ज़िंदगी भर नहीं खाया जा सकता। तो मैं तो कहूँगी एक ही थंब रूल है, डाइट फूड और हेल्दी फूड कुछ नहीं, सिर्फ घर का लोकल सीजनल खाना है जिसमें आप मिर्ची, अदरक, लहसुन से स्वाद बढ़ा सकते हैं, नमक से स्वाद बढ़ा सकते हैं, ना कि रिफाइंड चीज़ों से। अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग कम करके देसी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो देसी फूड हेल्दी रहेगा और हमें बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा अनहेल्दी फूड खा के। श्वेता जी, ये तो आप एक प्रकार से जो हमारी माँ समझाइश देती है या बच्चों की माँ समझाइश देती है, आप उस तरह की बात कर रहे हैं। पर जो बच्चा बर्गर मांग रहा है रात में, पिज़्ज़ा चाहिए जिसको, जो बहुत नए तरह की चीज़ें चाहिए, और वो अब ये घर में ये भी नहीं कहता कि आप बनाइए, उसको मालूम है कि मैं मंगा लूँगा। तो अब ये जो लोगों की और ख़ास करके बच्चों की देर रात तक जगने की आदत है, अलग अलग तरह के खाने की आदत है, और माता पिता चूँकि बच्चे, अब किसी का एक ही बच्चा है या दो हैं अधिकतम, तो वो बहुत बार उनके दबाव में आते हैं और कहते हैं कि चलो डॉक्टर के पूछते हैं, डॉक्टर कहता है ऐसा कुछ नहीं, खाने से जो खा रहा है वही खिला दो। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी हमें बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि वो तो समाज में रह रहे हैं तो देना ही पड़ेगा। एक जो समय है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप किस समय अनहेल्दी खा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ अनहेल्दी खाना है तो उसके पहले अपने गट को हेल्दी लेयर दें। जो गट हेल्थ इश्यूज हम आजकल ऐसे प्रचलित हो गया है, जैसे कि पहले डायबिटीज हम जितना पॉपुलर होता था आजकल उतना ही पॉपुलर हो गया है गट हेल्थ इशू। तो ये गट हेल्थ इशू क्यों हो रहा है? उसका सबसे सबसे बड़ा कारण है केवल बाहर का खाना। इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई एलोपैथी में दवाई नहीं है, इसका केवल एक ही इलाज है, घर का खाना। तो मैं ये कहूँगी कि बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बाहर का खाओ, बट उसकी क्वांटिटी, जो हम कहते हैं ना पोर्शन कंट्रोल, स्वाद सभी को चाहिए, बट माँओं को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी कि घर का खाना इतना स्वादिष्ट बनाना पड़ेगा कि वो बाहर के खाने की थोड़ी सी याद कम आए। और बच्चा जिद भी करे तो उसे बोले बेटा दोपहर को खा लेना, बेटा शाम से पहले खा लेना, रात को ये सब चीज़ें ना खाएं, अगर चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे और उनको कम उम्र में ही चाइल्डहुड ओबेसिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रात को नींद ना आना, पेट साफ ना होना, ये सारी परेशानियां ना हो। क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चा है, उसे क्या ही बीमारियां होंगी, बट जो मैंने ये सारी बीमारियों के नाम लिए ना, ये किसी भी उम्र में हो सकती हैं, इनकी कोई उम्र नहीं है। तो हमें बच्चे की बात भी माननी है, बट जिसे कहते हैं ना संतुलन, जो आज हम बात करने बैठे हैं संतुलन, तो वो संतुलन बहुत ज़रूरी है। बाहर का खाना देना है, बट पहले गट को हेल्दी खाने से लेयर दे। चलिए, तो हमको हेल्दी खाना खाना चाहिए। अभी हमारे देश में एक नए तरह की बात हो रही है मिलेट की लेके, और बहुत सारे सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, बाजार में भी आ रहा है और नए तरह का लोग चीज़ें देखते हैं। पर मैं जब देखता हूँ तो मुझे अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो मिलेट में मैं अभी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। मुझे लगता है मेरे घर में वो रूटीन में मिलती थी, पर बाद में बाजार इस तरह से हमसे हावी है कि हम जो अलसी का तेल खाते थे हमने उसको बंद कर दिया। फिर रिफाइनरी आया और नया नई चीज़ें आती है, और हमारे दिमाग पे इतना दबाव होता है कि हम बाजार के दबाव में वो सब चीज़ें लेके खाते हैं। अब मिलेट में पहली बार अगर छत्तीसगढ़ में जिन्होंने, कविता देव जी हैं हमारे साथ में, तो उन्होंने काम किया। मैं कविता जी ये चाहूँगा कि ये जो मिलेट को लेकर पूरा इस समय सरकार भी बहुत सजग है, बाजार में भी इसकी बात हो रही है, तो ये किस तरह का खाद्य है, लोगों को क्यों ये आकर्षित कर रहा है, ऐसी क्या चीज़ है, और जो कि आपने एक नया नवाचार किया है, तो इसमें आपको किस तरह की सफलता मिली या आपके अनुभव किस तरह के हैं? गुड इवनिंग वन एंड ऑल, आई एम कविता हियर। मिलेट्स आजकल नया नहीं आया सर, ये हमारा एंसेस्टर्स खाते थे, ये हमारे पूर्वज खाना है। अराउंड 100 years बिफोर यही खाना था, हम लोग खाते थे। अब ब्रिटिश सिस्टम आया, एवरीबडी रूल्ड, और उनका खाना हमारी खाना सोच के हम लोग खाना शुरू किया। मगर अब हमको पता चल रहा है इम्बैलेंस शुरू हो गया बॉडी में, तो हम लोग पीछे ढूंढने चले गए हमारी पूर्वज क्या खाते थे। इसीलिए मिलेट्स वापस आया एज अ सुपर फूड। दे आर द सुपर फूड फ्रॉम बिफोर, मगर अब सुपर फूड बन के आया है ताकि सबको समझ में आ जाए। नहीं, ये तो देखिए, ये एक आपका इंडिविजुअल एफर्ट है।
हम बात कर रहे हैं, अगर हम पूरे बात करते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान है और किसान जो है वो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी उसकी खेती पे जुड़ी है। रासायनिक खाद का पहले हमारे यहाँ चलन नहीं था। एक ज़माना था कि हम लोग गोबर खाद से या जो भी हमारे यहाँ घूड़े होते थे वहाँ से हम अपनी खाद लेते थे, घर का जो पशुधन होता था हम उससे खाद बनाते थे। पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई, बड़ी कंपनियाँ आई और उत्पादन ज़्यादा करने का उन्होंने उन्नत बीज भी दिया और उन्होंने कहा कि आप खाद डालिए और आपको बहुत उत्पादन होगा। धीरे धीरे किसान ने खाद का इस्तेमाल किया, रासायनिक खादों का, और निश्चित रूप से उसका उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा तो उसको तो उस खेत से जितना पैसा चाहिए था उससे ज़्यादा मिलने लगा। तो अभी भी पिछली सरकार में भी लोगों ने गोबर को लेकर खरीदी की, गोबर खाद की बात की, पर वो सरकार के चाहने के बावजूद भी किसान जो है वो रासायनिक खाद का उपयोग कम नहीं कर रहे हैं। अब तो ये मार्केट हो गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो हमने उत्पादित किया ये बिना रासायनिक खाद के और उसकी कीमत ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसे में हम बड़े पैमाने पे इसको कैसे फैलाएंगे? मेरी कोशिश तो चल रही है सर। मैं बहुत सारी किसान को ऑलरेडी हम लोग 400 से ऊपर किसान को मिलेट उत्पादन कैसे करनी है उनको हम तरीका भी सिखा रहे। उसका साथ में कॉम्बिनेशंस कैसे करना है। सिर्फ मिलेट का पौधा इट इज़ अ ग्रास सिस्टम, ग्रास है वो बहुत पौधा, तो इसका साथ कुछ और उगाए तब उनका उत्पादन बढ़ेगी। नहीं तो क्या हुआ है, मतलब आपको अभी दाल, देखिए मैं अपने टीवी के एग्जाम्पल माध्यम से आप मेरे दर्शकों को बताइए कि मिलेट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर किसान को अपनी आय बढ़ाना है, कोदो कुटकी के अलावा अगर कोदो कुटकी इतना इकोनॉमिकली होता तो किसान फिर धान क्यों उगाता, वो कोदो कुटकी क्यों नहीं उगा रहा है और वो उधर डाइवर्ट क्यों नहीं हो रहा है। इसमें कृषि उपज मंडियाँ क्या भूमिका निभाएंगी, इसमें सहकारी समितियाँ जो पैसे देती हैं, जो खाद बीज देती है, उनकी क्या भूमिका होगी, इसको भी तो अपने को बात करना होगा। यस पहला आपने पूछा मुझे कौन सा चीज़ का साथ इसको व्हाट टू से कल्टीवेट करनी है। तो आप इस सीज़न में आप दाल भी उगाते हो, अरहर दाल, उसका साथ उगाइए। किसी के पास फ्रूट्स का क्रॉप्स है, जाम है, केला है, कुछ भी हो, उसका बीच में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप धान उगा रहे हैं, उसका जो मेड रहता है मेड में भी डाल दीजिएगा। और किसी का पास बंजर ज़मीन है, सॉइल बिल्कुल ख़राब है, मतलब रॉकी सॉइल है, तो भी ये उग जाता है। बस चिटकावा कर दीजिए, मगर गोबर और गोमूत्र ज़रूर दीजिएगा। बिकॉज क्योंकि हमारी सॉइल ऑलरेडी हम ख़राब कर चुके हैं केमिकल डाल के, तो इसीलिए इसको आप डालना पड़ता है। C3 ग्रास बोलते हैं आप पैडी को। इसके लिए पानी की ज़रूरत है, इसके लिए केमिकल की ज़रूरत है जब आप उगाएंगे। मगर मिलेट्स C4 ग्रासेस है, इसके लिए किसी को भी ज़रूरत नहीं। ये भगवान दिया हुआ अनाज है हमारे लिए, इसीलिए ना इसको पानी ज़रूरत है, ना इसके लिए आपको खाद की ज़रूरत है, ना केमिकल की ज़रूरत है। तो साथ में आप कुछ और उगाइए, आपकी बढ़ावा बढ़े। एक बात। दूसरा बात है क्यों नहीं उगा रहे ज़्यादा, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। कहाँ बेचना है इनको नहीं पता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न इन लोगों को उगाने का तरीका क्या ज़रूरत है सोच रहे थे। जब मैं साउथ में थी, कस्टमर्स पूछेंगे तब मिलेट का उगाना शुरू हुआ सर। इट इज़ इन द ईयर ऑफ 2003 और 4 मिलेट्स का शुरू हुआ है। जब हम मांगेंगे तब आपका दुकानदार खरीदता है। आप भी जानते हो दुकानदार को आप बार बार जाके मुझे ये सफ़ेद नमक नहीं चाहिए, मुझे देसी नमक चाहिए, आप बोलते जाएंगे तब वो मंगाता है। तो ऐसा ही मिलेट शुरू हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में भी मैं वही चाहती हूँ, हम सब लोग जागरूक हो जाए हेल्थ का हिसाब से। मैदा छोड़ दीजिए, आपका दूध छोड़ दीजिए। दूध क्यों, देसी दूध पी लीजिए, मगर बाकी छोड़ दीजिए। मिलेट को लाने के लिए कोशिश करिए, आपको अवेयरनेस के लिए एक रूप बन जाइए, ताकि उगाएंगे किसान और सरकार ये सब मंडी तक लेके आएंगे। तो क्या मिलेट पे सरकार समर्थन मूल्य पे मिलेट की चीज़ें खरीद रही है? उतना तो छत्तीसगढ़ में नहीं है सर, मगर मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ 1 मिलेट मील अ डे, ये मेरी मिशन था। पिछले 3 साल से मेरी मेहनत चल रही है, जहाँ तक कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। अब आगे गवर्नमेंट आएंगे थोड़ा आगे, तो हम सब लोग मिल के ज़रूर कर सकते हैं। जिस तरह से कविता जी जो काम कर रही हैं वो अपने स्तर पे कर रही हैं, पर यदि हम चाहते हैं
कि वाकई में मिलेट जो है वो मिशन के रूप में आगे बढ़े, तो सरकार को, समाज को, सबको इस बारे में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम समर्थन मूल्य पे ये मिलेट प्रोडक्ट को खरीदेंगे या हम सरकार इसको प्रमोट करेगी और किसानों को कहेगी कि आप इसकी पैदावार कीजिए, हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, तो मुझे लगता है कि किसान जो है, अभी छत्तीसगढ़ का किसान जिसको हम यहाँ पे धान का कटोरा कहते हैं, वो धान पे है। यहाँ धान की राजनीति होती है। छत्तीसगढ़ में यदि कोई राजनीति है तो वो धान की है, क्योंकि यहाँ धान समर्थन मूल्य पे खरीदना है। तो एक सरकार कहती है हम इतने में खरीदेंगे, दूसरी सरकार कहती है हम इतने में खरीदेंगे, पर कोई ये नहीं कहता कि आप तीसरा तरह का उत्पादन करो, हम उसके लिए भी आपको आगे खरीदारी करेंगे। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की और स्वाद की। अब इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार की भी बात करते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो नुक्कड़ कैफ़े, मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये बाकी जगह से हटकर है और ये कहीं ना कहीं अपने सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। तो नुक्कड़ कैफ़े संचालित करने वाले हमारे साथ चंद्राकर जी हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो किस तरह से ये कंसेप्ट है, किस तरह से उसको संचालित कर रहे हैं और क्या कुछ उनको यहाँ पे दिक्कतें जाती हैं। तो मैं उनसे चाहूँगा कि तोपेश चंद्राकर जी जो हैं वो हमको ये बताएं कि ये कंसेप्ट क्या है, किस तरह लोगों का प्रतिसाद इसको मिल रहा है और यहाँ पर वो किस तरह से चीज़ों को महसूस करते हैं। ये हमारा कैफ़े जो है, ये नुक्कड़ कैफ़े हमने स्टेबल किया था ताकि हम ऐसे लोगों को रोज़गार दे सकें जिनको जनरली सोसाइटी में रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो हमारे यहाँ जितने भी सर्विंग स्टाफ हैं वो सारे मूक बधिर हैं और इसके अलावा हम और अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हो गए, मेंटली रिटार्टेड बच्चे हो गए, डॉर्फ कम्युनिटी हो गई। तो ये सारी कम्युनिटीज़ के साथ हम काम करते हैं और नुक्कड़ का मुख्य उद्देश्य जो है कि इन सारे लोगों को सोसाइटी जाने समझे और इनके लिए थोड़े से सेंसिटाइज हो सोसाइटी। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जिस जगह में हम बैठे हैं ये हमारा बिहान नुक्कड़ कैफ़े है। यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ी कुजिन सर्व करते हैं और यहाँ पे एक और कम्युनिटी है जो महिला एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके साथ हम नुक्कड़ मिलके यहाँ हम काम करते हैं। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक है। ये आइडिया आप लोगों को कहाँ से आया? और देखिए समाज में बहुत तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं। ये इस तरह से तो बहुत सारे रेस्टोरेंट चल रहे थे अलग अलग, पर ये जो आइडिया आपने लाया और लोग किस तरह से, जैसे मैंने देखा कि जब सबसे पहले आप लोगों ने तेली बांधा में एक नुक्कड़ खोला था, उसके बाद राजेंद्र नगर गया, अब विस्तार होता जा रहा है और इसको देखकर बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं और इसको महसूस करते हैं कि हाँ भाई ये एक अच्छा, एक सामाजिक सरोकार के साथ ये काम जुड़ा है। ये आइडिया सर बेसिकली इसके जो फाउंडर हैं प्रियंक पटेल जी हैं। 2013 में उन्होंने नुक्कड़ कैफ़े स्टार्ट की। समता वाला आउटलेट हमारा पहला आउटलेट है। तो प्रियंक भैया जो है पहले जॉब करते थे। जॉब करते उन्होंने एक फेलोशिप ज्वाइन की जहां वो अलग अलग स्टेट में गए। तो अलग अलग स्टेट में गए, वहां लोगों से बात की, तो उनके प्रॉब्लम्स को समझा। तो उनको लगा कि मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। तो उनको ये लगता था कि चाय को भी प्रमोट करना है, तो चाय के साथ एक ऐसा कम्युनिटी स्पेस तैयार किया जाए जहां सोसाइटी के साथ संवाद हो सके। इनके थ्रू जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके थ्रू सोसाइटी के साथ संवाद करने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। तो उन्होंने नुक्कड़ का कॉन्सेप्ट तैयार किया। तो 2013 में हमने पहला आउटलेट स्टार्ट किया जिसमें डेफ एंड म्यूट बच्चे थे। उसमें नीलेश करके हमारा पहला एक एम्प्लॉय था। उसके थ्रू हमने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जर्नी में हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे चीज़ों को सीखते गए, देन चीज़ों को हम ऐड ऑन करते गए। ये सफ़र रहा सर। चलिए हम फिर लौटते हैं संतुलित आहार की ओर, डाइटिशियन की ओर। तो हमारे साथ डॉक्टर शिल्पी गोयल हैं जो एक डाइटिशियन है और लगातार डाइट को लेकर बहुत सारे लोग उनके पास सलाह मशवरा लेने आते हैं। तो शिल्पी जी, ये जो कुछ हमारी बातचीत चल रही है इसमें एक डाइटिशियन के बतौर जो लोग आपके पास आते हैं, जो जीवन पद्धति जैसा मैंने कहा लोगों का बदल रहा है। लोग दिन भर में, जैसे हमारे जैसे लोग सुबह यदि 1 घंटे वॉक कर लिए तो कर लिए, या जिम चले गए तो चले गए, उसके बाद मालूम पड़ता है कि गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, गाड़ी में बैठे, घर में गए, घर में 10-20 कदम चल लिए। और तो लोग धीरे धीरे श्रम से दूर होते जा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से दूर हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो घरों में स्त्रियां बहुत सारा काम करती थी, अब
वो काम भी करने के लिए मशीनें भी हैं और काम नौकर भी उपलब्ध हैं। तो जो एक शारीरिक श्रम होना चाहिए वो नहीं होता और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बीमारियां लोगों को घेरती है। तो इसमें खान पान का कितना रोल है और किस तरह से जीवन पद्धति में बदलते हुए आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल। नमस्कार सभी को। शिल्पी गोयल, डाइटिशियन। सबसे पहले तो एज अ पेरेंट अगर हम ये देखें कि हम किस तरह की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, तो बच्चे जो होते हैं ना वो उस चीज़ों को बहुत जल्दी से ग्रास्प करते हैं और वो आगे चल के वो जब सिटीज़न बनेंगे तो वो सब चीज़ों को वही फॉलो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम इतना ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हैं जिसके कारण जो हमारा खान पान है वो लेट नाइट का सोना और फिर लेट उठना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता ही है, जिसके कारण जो बच्चे हैं ओवर ईटिंग जो हो रही है उसमें भी सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि जो फैट बढ़ता जा रहा है और फिज़िकल श्रम वाकई में घट गया है। तो डाइट को एक अच्छे तरह से समझने की ज़रूरत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो डाइट वर्ड है ये एक हवा बन गया है कि भाई क्या होती है बैलेंस डाइट, लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में अगर बात करें तो अपनी बॉडी की एक समीकरण को समझना है कि हमारी बॉडी की कुल 4 ज़रूरतें हैं। अगर हम उसको शॉर्ट में बात करें तो कुल 4 ज़रूरतें हैं हमारी बॉडी की। अगर हम उन चीज़ों को समझ लें तो बड़े आराम से हम अपने आप को फिट एंड हेल्दी, मेडिसिन फ्री रख सकते हैं। तो अगर सबसे पहली बात करें तो डेफिनेटली आप क्या खाते हैं दिन भर में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम पैकेज्ड और जो कन्वीनियंट फूड है उसकी तरफ जो जा रहे हैं या ऑनलाइन जो ऑर्डर करके हम जो बाहर का भोजन ले रहे हैं वो उसको अवॉइड करें, कम करें। और इस चीज़ में पेरेंट्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। सेकेंडली हमारा जो एक्सरसाइज है, अगर हमने सुबह कर ली तो हम दिन भर बिल्कुल बैठे रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने फूड को बैलेंस करें। अगर हमारा BMI बढ़ रहा है, अगर हमारा बेली फैट बढ़ रहा है, अगर हमारे लेवल्स चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, बजाय इसके कि हम पूरी तरह से उस कश्मकश में फंस जाएं, दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। थर्ड, एक जो मेंटल स्टेबिलिटी का रोल आता है इसमें कि भाई आप कितने स्ट्रेस और कितनी नेगेटिविटी या किस चीज़ को आप कैसे ले रहे हैं अपनी लाइफ में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर नींद, जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है आज की डेट में। आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत लेट नाइट्स होते हैं और सर्कैडियन रिदम बिल्कुल हमारा चेंज हो चुका है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम संतुलित कर लें तो मेरे ख्याल से हेल्दी लाइफस्टाइल या डाइट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत आसानी से इसको अचीव किया जा सकता है। जी, तो आप कह रहे हैं कि नींद की भी अपनी एक भूमिका है। तो एक व्यक्ति को कितने घंटे की नींद लेना चाहिए और उसकी दिनचर्या में यदि वो सुबह से रात तक है तो उसके खान पान की दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए? सर, अगर नींद की ज़रूरत की बात करें तो जब बच्चा जन्म लेता है उससे लेकर के बड़े होने तक इसकी नींद की ज़रूरत अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होती है। पर अगर हम एक अडल्ट की बात करें तो एक क्वालिटी स्लीप 7 घंटे की सफिशिएंट रहती है। बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, ये दोनों में ही दिक्कत आ सकती है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी का। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग जितना मेडिटेशन और जितना मेंटल तरीके से पीसफुल रहते हैं उनकी नींद की ज़रूरत भी कम होती जाती है। तो ओवरऑल ये एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसके कितने घंटे की नींद, बट ऑन एन एवरेज 7 घंटे की जो नींद है वो काफ़ी सफिशिएंट है। और क्वालिटी नींद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। तो किस तरह से आप बेड में जा रहे हैं, किस तरह से आप किन विचारों के साथ उसको क्लोज करके आप आराम की नींद सो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट हमारा इस तरह से होना चाहिए डिवाइडेड कि हम 3 मील अपने मेजर ले लें, 1 मील हमारा शॉर्ट मील रहे। और उसमें भी अगर हम थोड़ी सी व्यवस्था कर ले अपने रूटीन के हिसाब से क्या चीज़ हम किस मील पे लेंगे, इस चीज़ में आपकी पर्सनलाइज्ड डाइटिशियन आपकी हेल्प कर पाती है कि आपको किस तरह से अपने दिन भर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो वो डाइट का एक अच्छा फॉर्मूला आप तय कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत आराम तलब होते हैं और वो कहते हैं कि किस किस का गिला कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तो 7 घंटे तो सोना समझ में आता है, पर कुछ लोग जो है 10-10, 12-12 घंटे सोते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? एक्सेस किसी भी चीज़ की बुरी है। संतुलन का आज टॉपिक चल रहा है और संतुलन पे ही हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने शुरुआत की थी कि नमक अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए, ज़रा सा भी कम हो जाए तो दोनों ही केस में हम बिगड़ जाता है हमारा पूरा समीकरण। तो उसी तरह से इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमें भी समझना चाहिए कि एक्सेस ऑफ स्लीप इज़ ऑल्सो विल मेक यू लेथार्जिक एंड आलसी। अच्छा, दूसरा एक बात और बताइए मुझे, ये लोग जो थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं फूड खा के या किन्हीं भी कारणों से, एक फैमिली होता है, फिर लोग आजकल बहुत तेज़ी से कहते हैं मैंने 2 महीने में 12 किलो वज़न घटाया, मैंने 15 किलो घटाया, मैंने 20 किलो घटाया। तो ये जो अचानक से वेट रिड्यूस करते हैं और खान पान बदल देते हैं, कुछ लोग कहीं बेंगलोर जाते हैं, कोई इधर जाते हैं और अपना वेट घटा के आते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि 2 महीने फिर वो भर भर के खा रहे हैं और फिर जैसे थे
वैसे ये क्या है ये पद्धति? देखिए, जैसे अपन को एक नया कपड़ा पहन के अपने आप को अगर हम बहुत ज़्यादा हैंडसम समझे, लेकिन आपकी अंदर की मानसिकता नहीं बदली, तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड बदलना चाहिए, आपकी आदतें बदलनी चाहिए। अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स या शॉर्ट टर्म वेट लॉस कर भी लेते हैं और अंदर से आप वही हैं जो आप पहले थे, तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप पहले थे। तो अंदर से बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो आपकी आदतों में बदलाव धीरे धीरे ही आता है। इट्स अ सस्टेनेबल एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आपको धीरे धीरे पहल करनी चाहिए अपने आप को ठीक करने की, वन एट अ टाइम। एक एक हैबिट पे जब आप बदलाव करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट। मतलब अगर आपने अपनी हैबिट पे बदलाव कर लिया तो 5 से 10% भी बदलाव करके आप बहुत अच्छे सस्टेनेबल रिजल्ट्स ला सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था मिलेट की, और हमारे साथ यतीन्द्र साहू जी हैं जो मिलेट से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए हम यतीन्द्र आपसे पूछ रहे हैं, अभी जैसा मैडम ने हमको बताया, उसके आगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलेट के बारे में आपको लगता है कि बताने की ज़रूरत है, या इसके उत्पादन से चुनौती जुड़ी है, या इसकी मार्केटिंग से कौन कौन सी चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं? धन्यवाद सर, पहले मुझे मौका देने के लिए। मिलेट के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मिलेट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो उसके चैलेंजेस है उस पर भी आएंगे। जैसा कि सर आपको ज्ञात होगा कि इंडिया में नेशनल मिलेट मिशन की शुरुआत 2018 में हुई थी, और इंडिया के प्रस्ताव पे 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। तो उस प्रस्तावना में 2 बातें कही गई कि क्यों ये ज़रूरी है। तो पहला जो ज़रूरी था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो वाटर स्केर्सिटी है वो एक बड़ी समस्या है और आगे चल के और बड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही फूड सिक्योरिटी भी है, जो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ एक बड़ा चैलेंज होते जा रही है। इंडिया में आज राइस और वीट सरप्लस है, बट वो एक कॉस्ट पे है कि वहाँ पर आप फर्टिलाइज़र एंड वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो एक नीड थी, या एक नीड है, एक प्रेसिंग नीड है कि हमको जो अपने फूड सिस्टम से उसको सस्टेनेबल बनाना है, उसमें संतुलन लाना है, क्योंकि जो प्रकृति का नाश करके हम खाना नहीं उगा सकते। तो इसलिए मिलेट मिशन की शुरुआत हुई थी। तो मिलेट में क्या है कि ये हार्डी क्रॉप है, कुछ भी फेल हो जाए, पानी भी कितना गिरे या ना गिरे, टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, या उस अपने रिदम को फॉलो ना करे, तो भी क्या है कि मिलेट का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम नहीं होती। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है कि ये न्यूट्रिशनली रिच है। जो राइस एंड वीट है वो कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा है, बट उसके कंपैरिजन में मिलेट जो है वो प्रोटीन एंड फाइबर रिच है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच है। तो इससे क्या है कि अगर आप यूजुअली जो वेजिटेरियंस हैं वो अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो उनकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा आती है। इंडिया में स्पेशली अधिकतर जो अपने बॉडी वेट के हिसाब से उतना इक्वल प्रोटीन चाहिए, तो वेजिटेरियन डाइट में उसका हार्डली 50% रहता है। तो इससे क्या है कि इम्यूनिटी वीक होती है। तो इस हिसाब से मिलेट ज़रूरी है, और इसलिए गवर्नमेंट ने मिलेट को बढ़ावा भी दिया है। अब बात करते हैं कि इसको एक्चुअल कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके 3 एस्पेक्ट है कि प्रोडक्शन बढ़ाना, उसकी वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग बढ़ाना, एंड देन मार्केट तक ले जाना। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, और एक एमएसपी का सपोर्ट दिया जा रहा है। और एमएसपी का सपोर्ट बहुत अच्छा चेंज लाया है। जब हमने मिशन की शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ हर्बल्स और लघु वनोपज संघ से, तो उस समय आज से 4 या 5 साल पहले कोदो का रेट 16 रुपये, 17 रुपये इस तरीके से था। आज समर्थन मूल्य 32 रुपये है, पर मार्केट में उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मांग इतनी बढ़ गई है कि समर्थन मूल्य से भी ज़्यादा पे प्राइवेट प्लेयर्स ही मिलेट्स को खरीद रहे हैं, और डे बाय डे ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि खान पान के साथ स्वाद की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और बाजार की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर आपके पास आऊँगा श्वेता जी, आपने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि खास करके हम जो हमारे बच्चे हैं उनको लेकर, माता पिता उनके खान पान की चीज़ों को लेकर, और चूँकि बाजार उसमें रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो स्वाद है, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहता, पर उसकी ज़ुबान में उस कुरकुरे का स्वाद लग जाता है, तो उसको मोहल्ले की आलू चिप्स जो है वो अच्छी नहीं लगती। माँ के हाथ की बनाई आलू चिप्स उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें अलग किस्म से कुछ टेस्ट डाला गया है, और उसमें हवा बहुत भरी होती है, क्योंकि कुरकुरे तो बहुत कम होते हैं। तो वो ये पूरा जी बाजार जो है किस तरह से हवाबाजी कर रहा है जी। तो सबसे पहले सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को सहमति के साथ रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हमने बच्चों को सही सीख दे दी
तो वो स्कूल में ज़रूर सही सही सीख देंगे, और आपस में दोस्तों में भी ये बातचीतें होंगी कि नहीं यार, आज मैंने ये खाया, कल मैंने ये खाया, तो मेरी एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में क्या फ़र्क आया। तो हम जब कोई भी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं तो उसका उदाहरण देना पड़ेगा कि वो आपको फ़ायदा क्या कर रही है। आजकल के बच्चों को रीजनिंग चाहिए हर चीज़ों में। आपने बोल दिया ये नहीं करना, वहाँ बात ख़त्म नहीं होती। क्यों नहीं करना, वहाँ बात शुरू होती है। तो आप पूरा पूरा कारण अपने बच्चों को बताइए अगर आप चाहते हैं कि वो हेल्दी खाएं। और दूसरी, जब स्वाद की बात आती है तो सही बात है कि बाज़ार में अनहेल्दी फूड चारों तरफ अवेलेबल है, बट मज़े की बात ये भी है कि आजकल उतना ही स्वादिष्ट हेल्दी फूड भी मार्केट में चारों तरफ अवेलेबल है। ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जी, मैं शिल्पी एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। ये कुछ अभियान चला था अंडे को लेकर कि स्कूलों में अंडा दिया जाए, इसको लेके बहुत बवाल मचा है कि भाई ये आप जो है अंडा नहीं खिला सकते, ये मांसाहारी है, ये है। पर बहुत लोग कह रहे थे कि अंडा जो है एक प्रॉपर फूड की तरह, सप्लीमेंट फूड की तरह है। तो ये नॉनवेज खाना, अंडा खाना, मछली खाना, चूँकि हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक शाकाहारी है और एक मांसाहारी भी है और कुछ मिक्स भी है, पर इसको लेकर, खान पान को लेकर हमारे यहाँ बहुत तरह तरह की बातचीत होती है। इसको किस तरह से आप डील करती हैं? सर, ये मुझे याद है कि इस पैनल पे मैं भी थी जब ये अंडे को मिड डे मील पे इंट्रोड्यूस करने की बात आई थी। और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं यही बोलूँगी कि स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी कॉमनली अगर हम सर्व कर दें तो वो थोड़ा सा पेरेंट्स के रिलीजन के अगेंस्ट भी हो जाता है। तो प्रोटीन का सोर्स बहुत सारे हैं, प्रोटीन के सोर्सेस सोयाबीन भी है और बहुत सारे और भी सोर्सेस हैं। तो यहाँ पर बात इस बात की नहीं है कि एग में न्यूट्रिशन क्वालिटी कैसी है। 100% एग हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन सोर्स माना गया है, उसको स्टैंडर्ड प्रोटीन के रूप में तुलना की जाती है। मतलब एग्स को रेफरेंस प्रोटीन माना गया है जिसके अगेंस्ट में हम हर प्रोटीन को चेक करते हैं कि उसका बायोलॉजिकल वैल्यू कैसा है। बट उसको देखते हुए भी हमें ये नहीं भूल सकते कि इंडिया चूँकि एक हिंदू कंट्री है और सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जब हम कोई चीज़ स्कूल में और ऐसे इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर वो बच्चे की गलती से अगर वो चीज़ फूड हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग को अगर हम सर्व करना चाहते हैं, ये एक चीप सोर्स है प्रोटीन का, तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं। बट उसमें क्लियर डिमार्केशन रहे कि जो बच्चे क्या रिलीजन सपोर्ट नहीं करता एग कंजम्पशन को, उनको क्लियरली ये बात बताई जाए ताकि कि वो बच्चे बच सके जिनको पेरेंट्स या रिलीजन वाइज वो चाहते हैं कि एग ना खाएं। तो इस तरह से हम इस तरह से इन चीज़ों को कि मैं शिल्पी थोड़ा सा विषयांतर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि खान पान का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। खान पान का होता है कि आप किस प्रकृति में रहते हैं। मैं ब्राह्मणों को जानता हूँ, बहुत सारे ब्राह्मणों को, जिनके यहाँ पूजा होती है तो मछली, क्योंकि वो समुद्र के किनारे रहते हैं। मैं मैथिल ब्राह्मणों को जानता हूँ जो जिनके यहाँ मछली खाई जाती है। जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनके खान पान में मछली अनिवार्य रूप से शामिल है। जो लोग जहाँ भी रहते हैं प्रकृति के नज़दीक, जिनको जो खाने मिलता है वो उन चीज़ों को खाते हैं और कुछ चीज़ें धीरे धीरे हमारी परंपरा में शामिल हो जाती हैं। अगर मैं अपने बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों से कहता हूँ कि यार वो रोज़ा खजूर खा के क्यों तोड़ से, तो मुझे कई बार लगता है कि जो साहब थे, हुसैन साहब, जो जहाँ से थे वो खजूर खाते थे, पर चूंकि परंपरा में हमारे बड़े आदमी खाते थे तो हम उस तरह से खाते हैं। तो कई बार अंडा, इसको लेकर ये बताइए शाकाहारी की मांसाहारी है? आपने जो बात कही कि ये किसी रिलीजन और धर्म स्पेसिफिक नहीं होता भोजन, तो ये बात एकदम सही है। लेकिन फिर भी हमारे जो एक फैमिली में एक टर्म होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो कुछ घरों में कुछ चीज़ें चलती हैं और कुछ चीज़ें नहीं चलती, तो क्यों ना हम इस चीज़ को मेंटेन करके अपनी मील को कंप्लीट कर सकते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक बंदा जो वेजिटेरियन है उसको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए नॉनवेज में कन्वर्ट होना है, या कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि अगर एक पर्सन जो नॉन वेजिटेरियन है उसको वेजिटेरियन में कन्वर्ट होना है, क्योंकि आजकल बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि एनिमल प्रोडक्ट गलत हैं। केवल जो खाने की जो बैलेंसिंग, जो आज संतुलन की बात कर रहे हैं कि अगर उसको नॉनवेज भी खाना है जो कि एसिडिक फूड है, अगर वो एनिमल प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए कि वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी रहे। तो खाने का ढंग इम्पॉर्टेंट है। जी, हमारी सहयोगी पूनम मेरे साथ हैं जो इस कार्यक्रम को प्रोड्यूस करती हैं। मुझे पूनम एक बात कहनी है कि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि हम ही खा लेते, सुबह को भूख लगती है बहुत, हम ही खा लेते, सुबह को भूख लगती है बहुत, तुमने बासी रोटियां नाहक उठा के फेंक दी। तो हमारा एक समाज तो ऐसा है कि जो खाने पीने को लेके जो बहुत खाया पिया समाज है, जिसका पेट भरा है और वो डाइटिशियन के पास जा रहा है क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। पर हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार जो है सस्ता अनाज दे रही क्योंकि उनके पास खाने नहीं है। तो एक तरफ जो है
खाने की चिंता, और एक तरफ इतने लोग खाए हुए हैं कि उनको ये चिंता है कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। कुछ लोगों का बस चले तो पूरा देश खा जाए। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि किस तरह से चीज़ों को देखती हो आप? सर, सबसे पहले तो हम ये टॉपिक जब सेलेक्ट कर रहे थे, हमारे मन में यही सवाल था कि हम हर एक मुद्दे पर बात करते हैं, तो अब हमें ऐसा कोई मुद्दा सेलेक्ट करना चाहिए जो लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हो। और स्वाद और स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी से रिलेट करता है। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पर। सर, जैसा आपने कहा कि वाकई में हमारे देश में ये स्थिति बनी हुई है कि एक समाज या एक तबका तो ऐसा है जो अभी भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहा है, जिसको कहीं ना कहीं ये जो सरकारी जो सुविधाएं हैं उन्हें वो मिल रही है। लेकिन अभी भी कोई एक ऐसा वर्ग है जो खाने को न केवल अपने पैशन, न केवल अपने वैरायटी के तौर पर यूज़ कर रहा है। तो एक जो बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, इस पर काम किया जाना चाहिए। आपने एक शब्द यूज़ किया 80 करोड़ लोगों के बारे में। इसी में ही मैं एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि मैं एक भारत में हेल्थ सर्वे किया गया था, उसमें एक आंकड़ा निकलकर सामने आया कि साल 2011-12 की अगर बात करें तो उस वक्त के जो लोग थे, अपनी कमाई अगर हम उसको 100% में नापें तो 100% में से वो लगभग 58% ये खान पान पे उड़ा देते थे। और वो कोई भी फूड हो, एक लहर आई हुई थी इंडिया में चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल फूड्स की, तो वो चाइनीज़ फूड का जो हिस्सा था इसमें करीबन 35 से 37% था, जो एक इंडिया में एक कहीं ना कहीं से एक फूड चेन की तरह आगे आया और लोगों को घर कर गया कि ये अगर हम खाएंगे, ये हम स्टेटस में डालेंगे, तो ये हमारे को ऐसा शो करेगा कि हम एक वर्ग के में शामिल हैं। अगर अब हम बात करें जिस तरीके से मिलेट फूड की हमने बात की और घर के बने खानों की बात की, तो अब धीरे धीरे ये बदल चुका है। साल 2011-12 और अब मैं बात कर रही हूँ साल 2024, इसमें अंतर आया है। जो आंकड़ा मैं बता रही थी 57-58%, अब वो घटकर 46% आ गया है। तो ये तो तय है कि लोग अब खाने को लेकर सजग हो चुके हैं। वो अब ये समझ चुके हैं कि खाने से ही आपका स्वास्थ्य सही हो सकता है। तो ये जो आंकड़े हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग और 57-58% से लेकर 46%, इसे अब हमें और कम करना होगा। ना केवल इसलिए कि हम जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं उस पर भी गौर करना है और कितना खा रहे हैं उस पर भी गौर करना है। जैसा कि हमारे साथ जो भी डाइटिशियन आई हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी बातें कही कि हम कितनी मात्रा में खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस पर गौर करना है। साथ ही हम एक जैसा हम नुक्कड़ कैफ़े में बैठे हैं, यहाँ पर सामाजिक सरोकार की बात होती है, तो मेरा एक इनिशिएटिव है या मैं इस चीज़ में अपना बात रखना चाहूँगी कि नुक्कड़ कैफ़े जिस तरीके से सामाजिक सरोकार कर रहा है, हमें भी अपने घर से जो हम वेस्टेज खाना की ओर बढ़ते हैं, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम उसे ही बचा ले, हर एक घर से कुछ मात्रा, हम 2 रोटी भी एक्स्ट्रा बना रहे हैं और उसे हम सेव कर रहे हैं या फिर ज़रूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक, बहुत बढ़िया पूनम। हम लोग जो छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ का अपना एक खान पान है। मेरी सहयोगी है मोनिका दुबे, जो छत्तीसगढ़ में जन्मी है, छत्तीसगढ़िया है और छत्तीसगढ़ को बखूबी समझती है। छत्तीसगढ़ का खान पान मोनिका किस तरह से तुमको हेल्दी लगता है? और छत्तीसगढ़ में लोग चूँकि बहुत संतुष्ट होकर बहुत सारी, अभी तुमने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जो पिछले थे, उन्होंने बोरी बासी को लेकर अभियान चलाया और लोग फ़ोटो डाल रहे थे सोशल मीडिया पर कि वो बासी खा रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ी खान पान कितना हेल्दी है और किस तरह यहाँ के लोग जो हैं खान पान के प्रति सजग हैं? मोनिका। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में कहावत है कि तन की सोच न मन की सोच, यानी कि ना आपको तन की सोचना है ना मन की सुनना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ खाना है इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। गाँव की अगर बात करूं सर मैं, कि जिस तरीके से गाँवों में अंगाकर रोटी, जो एक रोटी है जिसे अंगारे में बनाया जाता है, साथ ही साथ बोरे बासी खाने का जो कल्चर है, ज़्यादातर जो शहर में जो लोग रहते हैं वो इसे लेकर ये सोचते थे कि जो बोरे बासी होता है वो एक मजदूर वर्ग द्वारा खाया जाता है या गरीब
एक परिवार के द्वारा खाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, शहरों में जिस तरीके से ग्रामीण लोगों का पलायन जो है वह होता गया और धीरे धीरे हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बोरेबासी के रूप में इसे शुरू किया गया और वर्तमान सरकार भी इसे लेकर बहुत ही ज्यादा सजगता के साथ इसे लेकर काम भी कर रही है। और साथ ही छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है, छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, उसे लेकर लोगों के बीच में जो एक पहल है वह पहुंचाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ खाने की अगर बात की जाए तो आज अधिकारी वर्ग से लेकर हर वर्ग जो इसे पसंद करते हैं, उसका सबसे पहला कारण ये है कि छत्तीसगढ़ का जो स्वाद है उसमें ना तो कोई केमिकल है ना तो कोई मिलावट है। प्योर घर की रसोई से शुरू होने वाला छत्तीसगढ़ का ये जो खाना है आज देश दुनिया में अपनी पहुंच भी बनाता जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए जो आजकल हम देख पा रहे हैं पूरे मार्केट में कलेवा के नाम से या छत्तीसगढ़ी व्यंजन के नाम से जो जितने दुकान यहाँ पर खुलते जा रहे हैं, जिसमें चीला फरा ये सारी चीज़ों की जो डिमांड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और उसके जो रेट भी हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं कि हर व्यक्ति उसे अफोर्ड कर सकता है, हर व्यक्ति उसे खा सकता है। छत्तीसगढ़ के व्यंजन की ओर जो लोगों की रुझान है वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर एक और फास्ट फूड या अन्य जो खान पान है, चाहे साउथ इंडियन की बात कर ली जाए, चाइनीज़ फूड की बात कर ली जाए, एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ़ के यहीं के लोग उस खाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा भाग रहे थे। हर कैफ़े में, हर जगह पे लोग उसे पसंद कर रहे थे। कहीं ना कहीं लोग अपनी शान भी समझते थे कि भैया हम कैफ़े में बैठे हैं तो हमें चाइनीज़ फूड ही खाना है। लेकिन आज के डेट में अगर छत्तीसगढ़ में आप एक बड़े कैफ़े में, एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के यहाँ के व्यंजन की बात करते हैं, यहाँ के व्यंजन को सेलेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वाद और स्वास्थ्य का जो संतुलन है वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन लगातार बनाता जा रहा है। आज चाहे फिल्मी सितारे हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं, जब उन्हें छत्तीसगढ़ बुलाया जाता है तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर बात कर ली जाए तो ग्रामीण या शहरी परिप्रेक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ का स्वाद, छत्तीसगढ़ की रसोई हर घर, हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच है। मार्केट भी इसमें लगातार बढ़ता जा रहा है और सेहत का जो एक संतुलन है, एक समीकरण है, वह लगातार छत्तीसगढ़ी व्यंजन अपने आप में जो भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो सफ़ेद नमक, सफ़ेद शक्कर, ये सब सफ़ेद जो है, सफ़ेदी की चमकार आपको बंद करनी है। हम सारे लोगों के लिए अपना ऑप्शन खोल के रखते हैं। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ी कुजिन है, चीला फरा एंड ऑल सारी चीज़ें। तो आप जैसे मेरे राजेंद्र नगर वाले आउटलेट में आएंगे तो वहाँ पे मैंने रागी का भी आपको बताया हुआ था। तो फ्रूट सैलेड हो गए, सौते वेजिटेबल्स हो गए, तो हेल्दी ऑप्शन सारे रहते हैं। अब वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करता है, उसको किस तरह की चीज़ें खानी है। तो वो भी जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो भी टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा रहता है। तो ये ऑप्शन हमने इसलिए क्रिएट किया गया है कि उनको ऑप्शन मिल सके कि उनको कभी हेल्दी खाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। यतीन, मैं एक चीज़ रोकूंगा, महाराष्ट्र में जब हम जाते हैं तो सावजी करके एक खाने की जो भोजनालय है वो सावजी करके बड़ा फेमस है। क्योंकि वहाँ नॉनवेज जो है, किसी सावजी ने कभी कोई नॉनवेज बनाने की प्रक्रिया चालू की होगी। क्योंकि बताते हैं कि जो उन लोगों का कपड़ा का व्यवसाय था, साड़ी वाड़ी बनाते थे, बुनकर लोग थे, तो वो व्यवसाय पे जब मतलब संक्रमण आया तो उनके सामने ये संकट आया कि वो क्या करें। तो उनके घर में जो रेसिपी थी उसको उन्होंने एक रेस्टोरेंट के रूप में चालू किया और बाद में पूरी चैन बन गई। हमारे यहाँ जैसे मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ी लोगों के खाने में मुनगा बहुत होता है, मतलब भाजी और मुनगा। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग, जो भी किसी भी वर्ग का आदमी हो, ये दो चीज़ें बहुत खाता है। तो अभी आप बता रहे थे कि यहाँ का जो खान पान है वो केवल सिंपल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड है। तो ऐसी कोई चीज़ों को, जैसे एक महाराष्ट्र में है या हम कहें साउथ में इडली डोसा है, बहुत सारी चीज़ें, पंजाब में अलग छोले हैं, भटूरे हैं, तो अलग अलग जगह की। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी चीज़ की मार्केटिंग करके उसको एक बड़ा नाम दिया जा सकता है? मैडम की बात पे ऐड ऑन करने के पहले, एक्चुअली मैं भी छत्तीसगढ़ से ही हूँ, यहीं बड़ा हूँ और मैं अपने जीवन में बहुत समय बाहर भी रहा हूँ। तो मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ व्यंजन के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि वो एक अंडर डिस्कस टॉपिक है। सिर्फ छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा चीला नहीं है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन अगर आप देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा संतुलित है और ये कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन फूड, या जहाँ पर आप इटालियन फूड की बात करते हैं, जहाँ पर जो फ्रेश हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स की प्राथमिकता होती है, उससे जुड़ता है। तो हमारा जो फूड कल्चर है छत्तीसगढ़ का, वो बहुत ज़्यादा
लेट्स से कि एक अर्थी या नेचर से जुड़ा हुआ है। हम जितने प्रकार की सब्जियां यहाँ खाते हैं उतनी प्रकार की बाहर मिलती ही नहीं है, इंडिया के अंदर ही, बाहर तो छोड़ दीजिए। ये हो गई जो सब्जियां जिसको हम बोलते हैं परवल है, कुंदरू है, बरबट्टी है। इसके अलावा यहाँ पर करीब 36 प्रकार की भाजियाँ हैं। बाहर आप जाएंगे तो 3 से 4 ही मिलती हैं। और ये जो भाजी है ये फाइबर प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको हमेशा डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। थर्ड है, यहाँ पर सूखी सब्जियाँ भी मिलती हैं, जो राजस्थानी पैलेट में आप देखेंगे कि वहाँ पर जहाँ पर सब्जियाँ नहीं होती वो भी हमारे यहाँ पर है। उड़द बड़ी, मखना बड़ी और पोंगा बड़ी, इस प्रकार से अलग अलग बड़ी है। फिर उसमें ड्राइड में आप बिजौड़ी है, लाई बड़ी है, तो हमारे पास ड्राइड वो भी है। फिर हमारे पास उसको कुक करने की भी वैरायटी है, सिर्फ ड्राइड नहीं, उसको रस में बनाना, उसको भुंजिया में बनाना। इस तरीके से जो वैरायटी छत्तीसगढ़ के फूड में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सर्टनली मुझे इंडिया में अलग, मतलब ऑलमोस्ट मैं 20 स्टेट ट्रैवल कर चुका हूँ, कहीं नहीं मिली विद इन छत्तीसगढ़ भी। लेकिन आपको ये कमर्शियल स्केल पे नहीं मिलेगी। आप अगर कहीं आज गढ़ कलेवा भी जा रहे हैं जो कि काफ़ी प्रख्यात है, बट वहाँ पर आपको वो बीइंग ए छत्तीसगढ़िया मेरे को वो फुल फ्लेवर जो हमको चाहिए था वो नहीं मिला। मैं श्वेता आपके पास चलता हूँ। ये इधर के दिनों में पूरे बाजार में, पूरी दुनिया में डब्बा बंद जो सामग्री, खाद्य सामग्री, उसका बिक्री का चलन बहुत बड़ा है। लोग लाके घर में रख लेते हैं कि 2 मिनट में मैगी पका लो, 2 मिनट में ये कर लो, 2 मिनट में निकाल के खा लो। तो अभी जो पहले हम हलवाई की दुकान में जाते थे तो जो ताज़ा बन रहा है हम वो खरीदते थे कि गरम क्या है। अभी धीरे धीरे गरम की तुलना में डिब्बा बंद चीज़ें बहुत बिक रही हैं। और डिब्बा बंद चीज़ों में, जैसा आपने पहले कहा था कि हमारे उपभोक्ता में या जो लोग हैं वो देखते नहीं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये किसमें क्या मिला है। तो ये किस तरह से आप इनको देखती हैं? बिल्कुल ही आजकल डब्बा बंद चीज़ों का, पैकेज फूड्स का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है। हम कहीं ट्रैवल भी करते हैं तो हमें लगता है, स्पेशली लोग जब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं या कहीं भी सफ़र करने जाते हैं 8-10 दिन, तो उन लोगों को लगता है रेडी टू ईट खाना लेके जाना चाहिए। बाहर पता नहीं हमें कुछ पसंद का मिले ना मिले। अक्सर वेजिटेरियन लोगों को लगता है कि बाहर कैसा खाना मिलेगा, तो इसीलिए इसका चलन बढ़ गया है। बट हमने कभी सोचा है कि ये कितने दिन से बंद है? हम घर में खाना तो एक दिन का दूसरे दिन भी नहीं खाते हैं, चाहे वो फ्रिज में रखा हो, चाहे वो अच्छा खाना भी क्यों ना हो, तो भी हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बट जो बाहर का पका हुआ खाना है वो कितने महीने से बंद है, किन जगहों पे रखा हुआ है, इनका हमें कोई आइडिया नहीं होता। पर इसका आइडिया करना ज़रूरी है, इसीलिए एक्सपायरी डेट लिखी होती है। और एक्सपायरी डेट को चेंज करना भी बहुत बड़ा काम नहीं है। फसाई कोड रहता है, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अपना रही हैं कि हम लोग तक, ग्राहक तक सही चीज़ पहुँचे। बट क्या वो सही में सही होती है? नहीं। तो इसीलिए इनको हमें बदल के ऐसी कुछ चीज़ें, क्योंकि देखिए इनमें प्रिजर्वेटिव नमक और शक्कर ही रहता है और तेल रहता है, ये 3 चीज़ें ही प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं, तभी वो चीज़ लंबी फ्रिज में या डब्बे में रखी जा सकती है। तो इसको हमें रिप्लेस करना है घर की ही कुछ चीज़ों से, जिसे हम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रख सकते हैं। तो ऐसे कई रिप्लेसमेंट्स हैं जिनको आप ये डब्बा बंद चीज़ों से बदल सकते हैं। एक तो होती हैं जो रेडी टू ईट, जैसे कि मैगी वगैरह, जिन्हें पकाना पड़ता है। दूसरी चीज़ें होती हैं जो मार्केट से खरीदी और खाई। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रही हूँ कि हम मार्केट से किसी भी तरीके का कैन लेते हैं, उसको खोलते हैं और तुरंत पी लेते हैं। तो जितनी तकलीफ़ हमें उसके अंदर जो पदार्थ है उससे होती है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ उसके ऊपर जो बैक्टीरिया मारने के लिए या चीज़ें मारने के लिए, जहाँ वो किसी फैक्ट्री में रखा है, किसी वेयर हाउस में रखा है, उन्होंने कीड़ों से, चूहों से बचाने के लिए रखा होगा और उन पे जो पेस्टिसाइड्स लगे होंगे वो उस पे लगे ही होंगे, वो नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि उसको कोई साफ़ करके तो दुकानदार आपको देगा नहीं। और आप उसको बिना साफ़ किए ऐसे ही पी लेते हैं तो वो आपके शरीर में सारी चीज़ें जाती हैं। दूसरा, हम किसी भी चिप्स कुरकुरे का पैकेट ख़रीदते हैं, वो कितनी ही जगहों से होके आता है, हमसे वो हाथ से नहीं खुलता तो हम उससे मुंह से भी खोलते हैं। तो जितना हानिकारक उस डब्बे या उस पैकेट के अंदर की चीज़ है, उतनी ही हानिकारक उस डब्बे या पैकेट के बाहर की भी चीज़ है। तो कोशिश करें कभी कभार खाएं भी तो उसको ग्लास में, कप में, किसी कटोरे में निकाल के। जो हम हाइजीन की इतनी घर पे बातें करते हैं, ये हाइजीन हम घर से बाहर निकलते से ही पूरे तरीके से
भूल जाते हैं। जब कोविड था तब तो हम सब्जियों को भी धो धो के खाते थे, बट क्या ये पैकेट्स, ये कैन बॉटल्स, ये हमने कभी धोई हैं आज तक? मेरे को नहीं लगता किसी ने धोई हैं। तो एक बार ऑब्जर्व करिएगा कि आपके बच्चे का या घर में किसी का भी पेट फूड पॉइजनिंग से खराब हुआ है या उस पैकेट के बाहर के कीटाणुओं के कारण खराब हुआ है। तो मेरे ख्याल से डब्बा तो घर का ही होना चाहिए जो माँ के हाथ का बना हुआ हो। जी, मैं कार्यक्रम चूँकि अब हमारा समापन की ओर है, मैं शिल्पी जी आपसे एक बात जानना चाहूँगा। हमारे देश में इस समय शुगर के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, बड़ी तादाद में, मतलब कुल आबादी का 7 से 8% शुगर है। तो एक शुगर पेशेंट की दिनचर्या में किस तरह की उसका डाइट चार्ट होना चाहिए, ये थोड़ा आप हमारे दर्शकों के लिए शेयर कीजिएगा। सर, सबसे पहले तो शुगर पेशेंट बनने के पहले एक स्टेज आती है प्री डायबिटीज़। तो अगर लोगों को ये पता हो कि हम प्री डायबिटिक हो रहे हैं, उसके भी मापदंड होते हैं, उसके भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं जिससे लोग अवेयर नहीं रहते हैं। जैसे भूख लगने पे बर्दाश्त नहीं होना, गर्दन के पास काले निशान आ जाना, और छोटे छोटे बच्चे भी अभी प्री डायबिटिक हो रहे हैं। PCOS एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी प्री डायबिटीज़ की सिचुएशन मानी गई है जो आगे चल के उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। इसके अलावा जो बेली फैट है वो पूरी तरह से बढ़ जाना, आपका अगर BMI हाई है, अगर आप ओबीस हैं, अगर आपका जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर विसरल फैट बढ़ा हुआ होता है और आप प्री डायबिटिक होते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितना दायित्व हमारा डायबिटिक पॉपुलेशन को लेकर है कि उनका फूड कल्चर तुरंत बदलना चाहिए। और सर, विडंबना ये है कि डायबिटीज़ जैसे ही डिटेक्ट होती है, हमको लगता है अगर हमने दवाइयाँ ले ली तो हमारी शुगर मैनेज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दवाइयों से शुगर कंट्रोल और अपनी वो रखेगी, लेकिन अगर आपको उसको रिवर्स करना है या शुगर से आप बाहर आना चाहते हैं तो जो फ्रेशली डायग्नोज डायबिटिक्स हैं उनके लिए ये पूरी चांसेस है कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बदलाव करके आप पूरी तरह से उससे मुक्त हो सकते हैं और अपनी शुगर को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो प्री डायबिटिक स्टेज है वहाँ तो हमारा पूरा न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर आप अपनी प्री डायबिटीज़ की सिचुएशन को भी रिवर्स कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें हमारा जो फूड है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो ठीक है कि जो शुगर होने के पहले की, अब एक आदमी को शुगर हो गई है और उसकी दिनचर्या में बहुत सारे लोग, चूँकि हमारे देश में डॉक्टर से ज़्यादा दूसरे लोग सलाह देते हैं, तो ये जो सलाह होती है मुफ्त की, तो उस मुफ्त की सलाह में, अब चूँकि आप डाइटिशियन हैं तो आपकी ये सलाह, चूँकि आप इसको समझती हैं, डाइट चार्ट किस तरह होता है और किस तरह उसका पालन होना चाहिए? सबसे पहला तो अगर आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है तो आपको सबसे पहला तो कंट्रोल अपनी शक्कर के इंटेक पे करना है। आपकी जो शुगर इंटेक है उसको आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल रखना है ताकि आप अपने शुगर के स्पाइक को रोक सकें। इसके अलावा बहुत सारे और फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो मीठे नहीं होते स्वाद में, लेकिन वो आपके शुगर को बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं, जैसे कि ब्रेड है, मैदा है, बिस्किट्स हैं और बहुत सारे जो अन्य आइटम हैं जिसमें शक्कर, वाइट शक्कर मिली रहती है लेकिन हमें नहीं पता रहता, जैसे जैम, जेली, ये सभी चीज़ें, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, इन सभी चीज़ों पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। बॉडी के वेट को ठीक करने के लिए आपको एक फिजिकल एक्सरसाइज अपने रूटीन में जरूर शामिल कर लेनी है। हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, मिलेट्स भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, हाई फाइबर की वजह से हम उसको डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटीन और फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम अगर बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन अगर वेजिटेबल का प्रपोर्शन हम देखें सर तो काफ़ी कम रहता है। तो अपनी प्लेट में वेजिटेबल का इंटेक हमें बढ़ाना है, सैलेड, सूप या सब्जियों के फॉर्म पे, और अनाज के प्रपोर्शन को थोड़ा कम करना है। हमारे इंडिया में हम जो प्रोटीन का इंटेक है वो भी बहुत कम लेते हैं, तो प्रोटीन के इंटेक को भी हमें डाइट में शामिल रखना है। अगर हम इस तरह से रूटीन को अपनी एक चेंज करें तो इसको हम लोग बोलते हैं एक प्लेट अप्रोच मेथड। अगर एक नॉर्मल पर्सन को ये जानना हो कि डायबिटिक प्लेट कैसी दिखेगी तो हम उसमें बोलते हैं कि 40% उसमें अगर वेजिटेबल्स हों किसी भी रूप में तो वो एक हाई फाइबर प्लेट बन जाती है। 1/4 उसमें एक दाल या कोई भी प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, जिसमें आप एग, पनीर हो सकता है, कर्ड हो सकता है, और फिर एक छोटा हिस्सा जो होगा वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होगा जिसमें हम मिलेट्स को शामिल कर सकते हैं, हम होलसम अनाज को शामिल कर सकते हैं, छिलकेदार अनाज को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ये प्लेट है, अगर हम इसको तीनों मील में फॉलो करें तो शुगर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सकता है और ये बड़ा आसान है। डाइट और लाइफस्टाइल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है शिल्पी, आप बहुत सही बात कह रही। मैं यतीन्द्र से जानना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया इस पूरे अभियान में, यदि हम जिसकी बात कर रहे हैं, चाहे स्वाद की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें और एक बाज़ार की भी बात करें,
तो तीनों में सोशल मीडिया की एक अहम भूमिका हमको दिखती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सोशल मीडिया जो है आज इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है कि हम अगर कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो हम पहले उसको देख के, ऑनलाइन देख के, रील्स के फॉर्म में देख के ही उसको कुछ भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये हमें पता है। वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में बताना चाहूँगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये है कि जो चीज़ ज़्यादा पुश हो रही है वो तो ज़्यादा जाएगी, बट जैसे मैम लोग का भी चैनल है, उनका खुद अपने चैनल के थ्रू जो है पॉजिटिव फूड हैबिट्स, पॉजिटिव लाइफस्टाइल को प्रमोट करें, तो इसी तरीके से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल स्पेस, इन तीनों को प्रमोट करने से एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। तो सोशल मीडिया जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और उसमें जो उस इकोसिस्टम में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हैं, वो जितना रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को, कंटेंट को क्रिएट करेंगे, उतना ही अच्छा उसका आउटकम आएगा। पहला एस्पेक्ट ये है। दूसरा ये है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया कंजम्पशन और उसके साथ अपनी जो डाइट में इम्बैलेंस है, ये कहीं ना कहीं एक मेंटल एंग्जाइटी या डिप्रेशन का भी संकेतक है, जिसको अधिकतर हम कॉन्वर्सेशन से हटा देते हैं। तो यूजुअली अगर कहीं आपका बच्चा या फिर कोई आपका पार्टनर जो इस पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा लगा हुआ है, घर पे अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहा है, और ऐसी फूड की क्रेविंग हो रही है जहाँ पर उनको शक्कर खानी है या लाइक हाई कार्बोहाइड्रेट्स ही, तो कहीं ना कहीं वो एक एंग्जाइटी या डिप्रेशन का भी इशू हो सकता है। तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद अगर बात ना बने, लगे कि ज़रूरत है, तो उसके लिए काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो पेट है और आपका जो ब्रेन है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। जो पेट है वो एक मिनी ब्रेन की तरह है, ये रिवर्स भी आपको अफेक्ट कर सकता है। अगर आप ठीक से सोए नहीं तो आपका पेट ख़राब होता है, बट अगर आपका पेट भी ख़राब होता है तो आपका माइंड जो है इफ़ेक्ट हो सकता है, आपका मूड डिसऑर्डर हो सकता है। तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। आपको जान के हैरानी होगी कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड बाय मेंटल डिसऑर्डर इन सम वे। मतलब 60% लोग भारत में मेंटल डिसऑर्डर किसी ना किसी तरीके से हैं। जब तक वो एक क्लिनिकल स्टेज पे नहीं पहुंच जाता, तब तक हम उसको तवज्जो नहीं देते। बट नॉर्मल जो है, अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप बढ़ने ना देंगे, तो आप उसको पहले ही स्टेप पे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये फूड जो है संतुलित ना होना एक उसका अच्छा इंडिकेटर है। तो हमने अभी जो बातचीत की, उस बातचीत में आपको हमने बताया कि हमारे जो डाइटिशियन हैं या मिलेट्स से जो लोग जुड़े हैं या बाकी लोग जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपने देखा संतुलन के समीकरण में हमने ये बातचीत की।